नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि और साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए वरदान है कैसे, इस पर हमारी खास टीवी रिपोर्ट। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम देखेंगे कृषि समाचार, खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिंचाई यंत्रों पर केंद्र और राज्य सरकार दे रही है सब्सिडी, लाभ उठाएं किसान भाई। मसूर के खेतों में अभी हल्का पटवन कर दें। ऑयस्टर मशरूम लागत की तुलना में अच्छा मुनाफा देने वाला प्रभेद। किसान भाइयों, जल संकट के इस दौर में केंद्र और राज्य सरकार दोनों आपके साथ है। सिंचाई के आधुनिक यंत्रों पर सरकार 90% अनुदान दे रही है। इसके अलावा कम्युनिटी बोरवेल और व्यक्तिगत बोरिंग की सुविधा भी किसानों को 100% अनुदान पर राज्य सरकार मुहैया करा रही है। जमीन से ही पौधों को कुदरती बारिश से भिगोने वाला स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र हो या पौधों की जड़ों को बूंद बूंद से संतुष्ट करने वाली टपक सिंचाई प्रणाली, खेतों की हरियाली को बचाने के लिए ये आधुनिक सिंचाई यंत्र है। सभी किसान सिंचाई की इन्हीं विधियों को अपनाएं। इसके लिए केंद्र सरकार इन यंत्रों की खरीद पर 90% अनुदान दे रही है। वहीं राज्य सरकार की बात की जाए तो 5 किसानों की सामूहिक 6 एकड़ से अधिक जमीन के लिए 100% अनुदान पर कम्युनिटी बोरवेल की सुविधा किसानों को दी जा रही है। साथ ही 1 एकड़ की जोत वाले किसानों को भी व्यक्तिगत बोरिंग दिया जा रहा है। सिंचाई के इन साधनों से ही खेती की लागत घटती है और फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ता है। सबसे बड़ी बात होती है जल की बचत। आगात या पिछात आप आलू के खेतों में नमी की कमी न होने दें। ज़रूरत के मुताबिक सिंचाई अवश्य करें। पटवन के वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि पटवन का पानी खेतों में बनाई गई मेड़ों के 2/3 भाग को ही पानी में डुबोएं। पूरी मेड़ को न डूबने दें। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात मोकामा जिले के चिंतामंचक गांव के प्रगतिशील किसान राकेश कुमार से, जो मोकामा के टाल क्षेत्र में प्याज की सफल खेती कर रहे हैं और पूरी तरह संतुष्ट भी हैं। यह मोकामा का टाल क्षेत्र है। बरसात के दिनों में बाढ़ तो पानी के लौटने के कुछ वक्त बाद जमीन पर दरारें देखने से लगभग बंजर की तरह, कहते हैं तबीयत से पत्थर उछालो तो आसमान में भी सुराख हो जाती है। यही बात जमीन पर भी सटीक बैठती है, खासकर दरारों वाली इस जमीन पर। प्रगतिशील किसान राकेश कुमार ने बाईपास से सटे 12 एकड़ जमीन पर प्याज की खेती की। राकेश जी ने नर्सरी में बिचड़ा तैयार किया और खेत में रुपाई कर दी। राकेश क्षेत्र के अन्य किसानों को भी प्याज की खेती के लिए अनुकूल इस जमीन पर प्याज उपजाने की सलाह देते हैं। इन्होंने फंगस और कीट को पारंपरिक दवाओं से शांत किया है और लागत के 2 गुना मुनाफा के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आपने दिसंबर के महीने में मसूर बोया है तो फसल अभी छोटी होगी। अगर इस समय खेतों में नमी की कमी है और मसूर में 50% से भी कम पुष्पन हुआ है तो खेतों में हल्की सिंचाई कर दें। सिंचाई के अलावा कुछ अन्य सस्ती तकनीकों को अपनाकर आप मसूर की अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऑयस्टर मशरूम की खेती काफ़ी फायदेमंद होती है। किसान भाइयों, मशरूम का बटन प्रभेद उपजाना थोड़ा जटिल होता है, लेकिन ऑयस्टर मशरूम आप घर के कमरे में भी आसानी से उपजा सकते हैं। गर्मी के 3 महीने छोड़कर आप सालों भर ऑयस्टर मशरूम उपजाएं, क्योंकि मशरूम सालों भर खरीदा और खाया जाता है। ऑयस्टर मशरूम लागत की तुलना में आपको अच्छा खासा मुनाफा देगा। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न मंडियों में आज आलू और प्याज की कीमतें कुछ इस प्रकार स्थिर बनी हुई है। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आइए आपके लिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक लगातार धूप नहीं निकलने और उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रभाव बने रहने से पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही नमी वाली पूर्वा हवाओं के कारण कोहरे की स्थिति भी बरकरार रहेगी। अभी उच्च आर्द्रता के कारण आलू और टमाटर में झुलसा रोग का संक्रमण हो सकता है। किसान भाइयों को फसल की लगातार निगरानी करने की सलाह दी जाती है। रोग के लक्षण दिखाई दे तो कार्बेंडाज़ाइम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने की सिफारिश की गई है। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम लेंगे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
किसान भाइयों, बदलते जलवायु परिवर्तन और मौसम की स्थिति को देखकर हमारी सरकार लगातार प्रयासशील है कि कैसे खेती किसानी को आसान बनाया जा सके। इसी कड़ी में हम आज देखेंगे यह खास फीचर, जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि। तो आइए देखते हैं। भारत की आबादी के 58% हिस्से की जिंदगी का प्राथमिक स्रोत खेती है। खेती यानी खेती योग्य जमीन, उर्वरा मिट्टी, पटवन के लिए पानी, फसल के लिए समय पर बारिश, धूप और हवाएं। इसी खेती पर भारत की 138 करोड़ से भी अधिक आबादी को खाद्य सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है, जबकि भारत के हिस्से में दुनिया की जमीन का महज 2.5% हिस्सा ही है। भारत के राज्यों में मौजूद आधे किसान सीमांत खेतिहर यानी 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक हैं और बाकी छोटे किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। वहीं देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी 60% है। साल 2020 की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की आबादी का 14% अभी कुपोषित है। ऐसे में साल 2030 तक शून्य भूखमरी का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने में आज सबसे बड़ी बाधा जलवायु परिवर्तन ही है। जलवायु में बदलाव से जल संकट पैदा हुआ तो हवाओं का रुख भी बदल गया। हालांकि अब इस पर बात करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि जलवायु बदलाव क्यों और कैसे आया। अभी वक्त यह सोचने का है कि जलवायु में हुए और हो रहे बदलाव के कारण उपजी चुनौतियों के बीच फसलों को हरा भरा कैसे रखा जाए। जलवायु परिवर्तन एक चिंता है, इसलिए चिंतन तो करना ही होगा। मसलन जलवायु बदली है तो खेती का पैटर्न बदलना होगा। आसमानी बारिश कम हुई तो धरती पर जल संचय करना होगा। भूमिगत जल सतह से दूर हो गया है तो पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाना होगा। वर्षा का पैटर्न बदल चुका है तो सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को बदलना होगा और जल के उपयोग की नई पद्धतियों को व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि जल सिर्फ बचाया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। धूप, बारिश और हवाओं को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में किसानों और किसानी को अगर जिंदा रखना है तो हमें ही प्रकृति के इन घटकों के साथ तालमेल बिठाना होगा। सारांश में हमें अपनी खेती को जलवायु विद्रोही नहीं, जलवायु अनुकूल खेती बनाना होगा। योजना लंबी अवधि के लिए चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो मिट्टी की उर्वरता को घटाता जा रहा है। खेती को आधुनिक खेती बनाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाने का आह्वान कर रहे हैं। रासायनिक खेती छोड़ जैविक खेती अपनाने की सलाह दे रहे हैं। पटवन के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को व्यवहार में लाने की ताकीद कर रहे हैं, ताकि नमी खेतों में रहे, किसानों की आंखों में ना उतरे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर के किसानों के लिए कई योजनाएं और नीतियां लाई गई हैं, ताकि किसानों का आत्मविश्वास लौटे, खेती लाभदायक खेती बने, किसान समृद्ध हों और देश हरा भरा रहे। बढ़ते तापमान के कारण पौधों और फसलों में पानी की कमी होती है। सब्जियों की पैदावार में गिरावट आती है। दुधारू मवेशियों का उत्पादन प्रभावित होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हमारे वैज्ञानिक लगातार ऐसे बीजों की तलाश कर सामने ला रहे हैं जो उच्च तापमान में भी अच्छा उत्पादन दे सकें। वहीं दुधारू मवेशियों की बात की जाए तो हमें देसी नस्लों पर ही भरोसा करना होगा। देसी नस्ल की गाय भैंसें दूध कम देती हैं, लेकिन दूध की गुणवत्ता जर्सी और क्रॉस ब्रीड वाले विदेशी नस्लों से बहुत अधिक होती है। जलवायु परिवर्तन के नजरिए से देखा जाए तो देसी नस्ल के पशुओं में बदलती परिस्थितियों से संगत करने का कुदरती हुनर होता है। एक तरफ जहां ड्रीप और स्प्रिंकलर कृषि यंत्रों से ही सिंचाई के कार्य करने होंगे, वहीं फसलों के वैसे प्रभेदों का चयन करना होगा जो कम पानी में भी बेहतर उत्पादन दे सकें। कम पानी में भी उगने वाली फसलों की खेती, रोपण की अवधि में बदलाव, सिंचाई की सारणी और जीरो टीलेज जैसे उपाय किसानों को कम बारिश और गर्म वर्षों में भी संतोषजनक पैदावार देने में मदद कर सकते हैं। जलवायु अनुकूल खेती अपनाने की रणनीतियों के रिस्पॉन्स फार्मिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि जलवायु में बदलाव अपवाद को छोड़कर अचानक नहीं होता है। रिस्पॉन्स फार्मिंग एक ऐसा नजरिया है
जिससे स्थानीय मौसम की जानकारी के आधार पर कृषि विशेषज्ञों के मशवरों के मुताबिक खेती की जाती है। मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा और रोपाई से पहले मिट्टी के नमूनों की जांच से फसल उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता दोनों बढ़ती है और लागत घटती है, क्योंकि मिट्टी में प्राकृतिक तौर पर भी पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। केंद्र सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इसी के संदर्भ में है। खेती में फसल चक्र को अपनाकर भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से हमारे किसान बच सकते हैं। दलहन तिलहन फसलों की खेती को बढ़ावा देने से जहां मिट्टी की सेहत सुधरेगी, वहीं देश कुपोषण को हराने में भी कामयाब होगा। बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार की नीतियों एवं अपने नवाचार से जलवायु अनुकूल कृषि का राज्य में माहौल बना दिया है। बिहार सरकार की जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना वर्ष 2019 में रबी मौसम में 8 जिलों में शुरू की गई और पहले ही साल में बहुत अधिक उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। एक और जहां उत्पादन लागत में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। जलवायु योजना के तहत किसानों का प्रशिक्षण और परिभ्रमण कराया गया। 8 जिलों में बुआई की नई विधियों का प्रदर्शन किया गया, जैसे रेडवेज पर गेहूं, मक्का और आलू लगाए गए। हैप्पी सीडर और जीरो टीलेज से गेहूं, धान, सरसों, चना तथा मसूर लगाए गए। रोटरी मल्चर से धान के अवशेष खेत में मिलाए गए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए 8 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि की सफलता के बाद अब इसे पूरे 38 जिलों में लागू करने का सरकार मन बना चुकी है। यह परियोजना प्रत्येक जिले के 5-5 गांव में उस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि जलवायु अनुकूल फसल पद्धति का सही तरीके से किसानों के बीच प्रदर्शन किया जा सके। जलवायु परिवर्तन जैसे चुनौती को बिहार के किसान जलवायु अनुकूल कृषि द्वारा एक अवसर में बदल रहे हैं। फसल चक्र और उत्पादन तकनीक में बदलाव से बिहार एक नई कृषि क्रांति की मिसाल बनकर उभरेगा। आने वाली नस्लों को बचाना है तो फसलों को बचाना होगा, और यह तभी संभव होगा जब हम जलवायु अनुकूल खेती को ही अपनाएंगे। किसान भाइयों, अभी आपने जलवायु परिवर्तन को लेकर हमारा खास फीचर देखा। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं कि कैसे हमारे भारत और बिहार यानी राज्य सरकार मिलकर एक मंच यानी किसान उत्पादक संगठन FPO के द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए कैसे वरदान है। यहाँ यही एक मंच है, एक ऐसा मंच है जहाँ हमारे सभी किसान भाई एक मंच पर आकर अपने उत्पादकों की जानकारी और साथ ही साथ उससे क्या लाभ है जैसी जुड़ी जानकारियों को लेते। इस पर हमारा खास टीवी रिपोर्ट, आइए देखते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है। देश में लगभग 80% छोटे और सीमांत किसान हैं। इनका जीवन संघर्षों एवं चुनौतियों से भरा रहा है। इस बड़ी फीसदी के हिस्से में 1 एकड़ या उससे भी छोटी जोत है। खेती में अपनी लागत को ही वापस पाने में ये किसान परेशान रहे हैं। खेती में पूंजी निवेश इनके लिए पहली मुश्किल और दूसरी मुश्किल अनाजों की उचित कीमत पर बिक्री रही है। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार के प्रयासों से खेती का फेस वैल्यू तुलनात्मक रूप में काफ़ी बढ़ चुका है। जवान, किसान और विज्ञान की जय बोलने वाले इस देश के राज्य भी केंद्र सरकार के साथ किसानों के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो गए हैं। उत्तम किस्म के बीज, मिट्टी जांच, सिंचाई सुविधाओं, तकनीकी सलाह, मौसम की जानकारी जैसे खेती के उन्नत उपादानों से किसानों का उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन अपने अधिशेष उत्पादन के लिए बाजार तक सफल पहुंच को क्रियाशील बनाना ही असली समस्या है। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन इसी समस्या का एक कारगर समाधान है। किसान संगठित भी होने लगे हैं। जहां जहां शुरुआत हुई, किसान एकत्रित हुए, वहां FPO भारतीय किसानों के स्वर्णिम काल की वापसी की पटकथा लिख रहा है। FPO मॉडल की सफलता को देखकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक 10,000 FPO को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। FPO हिंदुस्तान के किसानों के लिए एक नई सुबह की दस्तक है। बिहार राज्य भी किसान उत्पादक संगठन के गठन को लेकर बेहद उत्साहित है। तेजी से किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को जागरूक करने का कार्य विमर्श से लेकर वर्कशॉप स्तर पर चल रहा है।
इसी सिलसिले में बीते दिनों प्रदान संस्था की ओर से राजधानी पटना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था बिहार में किसान उत्पादक संगठनों का भविष्य एवं चुनौतियां। दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगातार वर्कशॉप चल रहा है, पैनल डिस्कशन चल रहा है, लेकिन सरकार की क्या उद्देश्य है हम सभी जानते हैं। प्रदान कैसे आज का जो वर्कशॉप है उसमें क्या भूमिका निभा रहा है, किस तरह ज़मीनी स्तर पर जुड़ करके लघु एवं सीमांत किसानों को एकीकृत करके कार्य करेगा। कार्यशाला में राज्य भर के कृषि उत्पादक, कृषि से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, एफपीओ के सदस्य, बैंक प्रतिनिधि, इफ्को के प्रतिनिधि, बाभास के पदाधिकारी एवं मार्केटिंग एजेंसी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रदान की सहाना मिश्रा ने एफपीओ के गठन को किसानों की समृद्धि की दिशा में एक शुभ संकेत बताया। आज कृषि आधारित ये जो एफपीओ बनने का दौर आया है, ये बिहार के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार में वो सब चीज़ है जो एफपीओ के लिए एक बड़ा अच्छा मैदान तैयार करती है। जैसे बिहार के फार्मर जो है वो तकनीकी जानते हैं, बिहार के फार्मर प्रोड्यूस करना जानते हैं, बिहार का ज़मीन प्रोडक्शन को बहुत साथ देती है, और बिहार आज पूरा देश में जो है प्रोडक्शन को लेकर के एक अपने आप पे मिसाल साबित कर चुका है। तो इन सब जो सफलताएं बिहार के साथ है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, और वो कैसे, ये खाली होने से नहीं होगा, वो कैसे कन्वर्ट होगा, हमारा जो महिलाएं हैं, जो महिला कृषक है और जो कृषक भाइयां भी हैं, उनके लिए उनका आमदनी बढ़ाने में कैसे ये मददगार होगा। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं बाभास के सह निदेशक विशेष सचिव RN राय ने कहा कि एफपीओ में महिलाओं की भागीदारी, एफपीओ का कुशल प्रबंधन, निदेशक मंडल का क्षमता निर्माण एवं एफपीओ में सदस्यों की अधिकाधिक संख्या इस कार्यक्रम के मूलभूत तत्व हैं, और यही सारे तत्व बिहार में एफपीओ की चुनौतियां भी हैं। कि अधिकांशतः जो एफपीओ हैं जो पूर्व में बने हैं, खास करके 2-3 साल पहले बने, उसमें उसके मेंबरशिप काफ़ी कम है, काफ़ी लो मेंबरशिप है। 10 मेंबर, 15 मेंबर, 20 मेंबर। रिसेंटली जो एफपीओ बनना शुरू हुए हैं, खास करके CSS स्कीम के आने के बाद से, जो CSS स्कीम जो भारत सरकार की है उसमें कंपलसरी किया हुआ है कि इक्विटी ग्रांट लेने के लिए 300 मेंबर्स होना चाहिए। तो अभी एक अवेयरनेस आई है कि वी शुड हैव मोर एंड मोर नंबर ऑफ मेंबर्स। अब लोगों ने सीखा भी है, जो अधिक से अधिक मेंबर्स रहेंगे तभी आपके एक पेड अप कैपिटल कॉस्ट बन पाएगा, विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। पेड अप कैपिटल अधिक मेंबर रहेगा तभी पॉसिबल है। तो अधिकांशतः मेंबर्स जो हैं सो अभी स्मॉल मेंबरशिप रही है। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा जितने भी यहाँ CBBO हैं कि जोड़ दिया जाए मेंबरशिप। पिछली बार प्री SLCC की बैठक हो रही थी, वहाँ पर कहा जा रहा था कृषि विभाग के द्वारा भी भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया जाए 300 मेंबर्स के बाद ही भारत सरकार इक्विटी ग्रांट देना चाहती है, जो 15 लाख की है इक्विटी ग्रांट, 2000 पर फार्मर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15,000। तो उसके बेसिकली उसके पीछे लॉजिक ये है कि 15 मेंबर्स 20 मेंबर्स पर यदि आपको इक्विटी ग्रांट मिलती है भारत सरकार के द्वारा भी, जो अभी मैंने चर्चा किया, तो फिर आपका पेड अप कैपिटल बहुत ही पुअर रहेगा। योर बिजनेस विल नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। देश में जहां 80% किसान लघु एवं सीमांत किसान हैं, वहीं बिहार की बात करें तो तकरीबन 97% किसान छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। अब इसी तथ्य को एफपीओ के संदर्भ में देखने पर स्थिति काफ़ी सुखद प्रतीत होती है। बिहार में किसान उत्पादक संगठनों में 95% सदस्य लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। यह आंकड़ा सुखद इसलिए है क्योंकि इसी आंकड़े में एफपीओ के गठन के उद्देश्यों की सार्थकता का सारांश है। हाँ, इस 95% में महिला सदस्यों की संख्या अभी महज 30% है, जिसे बढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार, CBBO यानी क्लस्टर या समुदाय आधारित व्यावसायिक संगठन और कृषि में कार्य कर रहे संगठनों पर है। जिम्मेवारी संगठन से जुड़े किसानों की भी है, क्योंकि एक किसान कई किसानों को प्रेरित कर सकता है। महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में कम जरूर है, लेकिन जो भी है वह एक चमकीले भविष्य की तस्दीक कर रही है। कार्यशाला में महिला संगठनों की भी भागीदारी रही। कुछ कंपनी की अध्यक्ष हैं तो कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को सुशोभित कर रही हैं। हमारी कंपनी 2 साल पूरने वाली है अभी, और हम मतलब किसान जो उतना अच्छा से खेती नहीं कर पा रही और
जो किसान पीछे हैं वो किसान को आगे लाने का इस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का कंपनी में 1500 किसान जुड़ चुके हैं और इस कंपनी में 5 डायरेक्टर और 5 प्रमोटर सब महिला किसान ही है। और विशेष इस कंपनी में महिला को आगे लाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग का अभी शेयर पूंजी 6 लाख जमा हो चुका है और हम लोग बिजनेस 4 लाख का कर चुके हैं। मैं उज्जवल सल्फेट कार्बन प्रदूषण कंपनी का अध्यक्ष हूँ और जिला किशनगंज प्रखंड ठाकुरगंज के निवासी हूँ। मेरा एफपीओ में ज़्यादातर चाय पत्ती और अनारस का खेती होता है और मेरे एफपीओ में ऐसे तो पुरुष खेती करते हैं, लेकिन एफपीओ बनाने का एफपीओ में दीदियों को जोड़ने का मेन उद्देश्य है क्या, दीदी को आगे बढ़ाना है। एफपीओ छोटे छोटे किसानों को एकजुट कर रहा है। किसान मिलकर खेती कर रहे हैं, एक दूसरे से मशविरा कर फसल बो रहे हैं। सामूहिक स्तर पर खाद बीज की व्यवस्था बड़ी आसानी से हो जा रही है। लोग एक दूसरे के खेतों का ख्याल रख रहे हैं। नुकसान की सामूहिक निगरानी हो रही है। अब बाजार तक ले जाने के लिए उनके पास एक ही किस्म की भरपूर उपज है। सामूहिक अधिशेष उपज ने उन्हें सही बाजार का पता बता दिया है। बाजार से बिचौलिए गायब हैं और पूरा का पूरा लाभ किसान की जेब में आ रहा है। उत्पादन भी बढ़ा और मुनाफा भी। छोटी जोत वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार का यह नवाचार किसान उत्पादक संगठन रंग ला रहा है। किसी दौर में हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी अधम समान। अर्थात आजीविका का श्रेष्ठ साधन कृषि है, व्यापार और नौकरी का स्थान उसके बाद ही आता है। इस कहावत को एक बार फिर सच साबित किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी आपने हमारा खास फीचर देखा जलवायु परिवर्तन पर और साथ ही साथ एफपीओ की महत्ता को भी जाना। अगले अंक में हम फिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।